तो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पी ब्लॉक, पी खंड के तत्व के बारे में स्टडी करेंगे अपन। किन्हें कहते हैं पी खंड के तत्व? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में या पी सबसेल में प्रवेश करता है, वो पी खंड के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष या पी कक्षक में प्रवेश करता है, उन्हें पी खंड के तत्व कहते हैं। उनको अपन पी खंड के तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में इनको कहाँ रखा गया है, इनकी स्थिति क्या है? आवर्त सारणी में इनको राइट हैंड साइड में दाईं ओर ग्रुप यानी समूह 13 से और समूह 18 के बीच में रखा गया है, और आवर्त में दूसरे आवर्त से और 7वें आवर्त तक। आवर्त सारणी में इनका स्थान दाईं ओर है, राइट हैंड साइड में है। समूह कौन से हैं जिनमें रखा है? तेरह से और समूह 18, और आवर्त 2 से और 7। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP 1 से 6 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे समूह 13 में इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं, समूह 14 कार्बन फैमिली, इधर लिख देते हैं। समूह 13 इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं क्योंकि इसका प्रथम तत्व बोरॉन है। समूह 14 कार्बन फैमिली, प्रथम तत्व कार्बन है। समूह 15 नाइट्रोजन फैमिली, या इसको एक नाम और देते हैं निकोजन। समूह 16 ऑक्सीजन फैमिली, या एक और नाम देते हैं इसको चाल्कोजन। समूह 17 हैलोजन। समूह 18 अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें। इनका सामान्य विन्यास क्या होता है? NH2NP1, इनका NH2NP2, इनका NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5, 6। बोरॉन
बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, कहें शिवजी सुनो पार्वती, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हमारे नेता और कर्मचारी जीते रहें। ये सारे पी खंड के तत्व हैं। सामान्य विन्यास इनका ये है। बोरॉन फैमिली का NH2 NP1, जैसे बोरॉन का क्या होगा 2S2 2P1, 3S2 3P1, इसी तरह आगे ऐसे इन सब के। इसमें एक बात और देखो, ये जो एलिमेंट है ये एनसीईआरटी में बोरॉन को तो नॉन मेटल कहा है, ये जो एलिमेंट आ गए एक सीडी के ऊपर, बोरॉन को कुछ लोग उपधातु मानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसे अधातु कहा है। एनसीईआरटी में इनको उपधातु कहा है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन। तो ये सारे तत्व क्या हैं? उपधातु हैं। इनके राइट में और इनके ऊपर आने वाले ये तत्व सारे क्या हैं? ये अधातु हैं। ये बोरॉन भी अधातु कहा है एनसीईआरटी में इसको भी। और ये सारे तत्व ये भी क्या हैं? अधातु हैं। और इधर ये नीचे आने वाले ये सारे तत्व क्या हैं? ये सारे तत्व हैं धातु। समूह 13 या बोरॉन फैमिली समूह 13 या बोरॉन परिवार, इसके भौतिक गुणों की पहले तुलना करेंगे। आकार, तो इनका परमाणु आकार देखें तो बोरॉन से एल्युमिनियम बड़ा होगा, क्योंकि इसमें कोषों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम छोटा होता है, इसके 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और 4s में 2 और 4p में 1 इलेक्ट्रॉन है। इन d इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगेगा। दुर्बल क्या लगेगा? परिरक्षण प्रभाव। तो दुर्बल परिरक्षण के कारण नाभिक का आकर्षण बल इन पे ज़्यादा लगेगा, नाभिक इनको खींच के पास ले आएगा। इसलिए गैलियम का आकार जो है, परमाणु आकार जो है, वो एल्युमिनियम से छोटा होगा। फिर कोष की संख्या बढ़ेगी तो फिर आकार बढ़ जाएगा। इंडियम से बड़ा आकार थैलियम का। लेकिन इनके धनायनों के आकार अगर देखें तो उसमें कोई अपवाद नहीं है, वो क्रमिक रूप से, क्रमागत रूप से बढ़ता है। वैसे बोरॉन तो 3 धनायन बनाता भी नहीं है। गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरॉन क्यों नहीं बनाता 3 धनायन? क्योंकि बोरॉन की जो तीनों आयनन ऊर्जाएं हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय,
इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बोरॉन 3 धनायन नहीं बना पाता। तो ये परमाणु और आयनिक आकार का क्रम हो गया। दूसरा गुण आयनन ऊर्जा। तो वैसे तो अपन ये जानते हैं कि वर्ग में नीचे जाने पर आयनन ऊर्जाएं घटती हैं क्योंकि आकार बढ़ता जाता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये सामान्य एक ट्रेंड हो सकता है। तो इनकी जैसे आयनन ऊर्जाएं देखें, चलो पहले प्रथम आयनन ऊर्जा देखें। बोरॉन की प्रथम आयनन ऊर्जा एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी क्योंकि बोरॉन का परमाणु आकार बहुत छोटा है। अब एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम का आकार भी छोटा है और डी ऑर्बिटल की पुअर शिल्डिंग भी लगेगी इन पर। तो डी ऑर्बिटल की पुअर शिल्डिंग के कारण गैलियम की आयनन ऊर्जा एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। तो यहाँ क्या रीजन लिखोगे गैलियम की आयनन ऊर्जा एल्यूमिनियम से ज़्यादा होने का? डी कक्षकों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। डी कक्षकों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होने के कारण गैलियम की आयनन ऊर्जा ज़्यादा है। क्यों? ये जब दुर्बल परिरक्षण प्रभाव डालेंगे डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, तो नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा इन एस और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों पर। 4s और 4p के पर नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा और इनको निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। गैलियम के बाद फिर इंडियम की आयनन ऊर्जा कम है और इंडियम से थैलियम की आयनन ऊर्जा ज़्यादा है। इसका क्या रीजन होगा? 4f में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इनका तो बहुत ही दुर्बल परिरक्षण होता है, डी से भी कमज़ोर परिरक्षण होता है। और आगे फिर ऐसे यहाँ पर आ जाएगा क्या? 6s2 6p1, बीच में और भी होंगे। इनका दुर्बल परिरक्षण होगा, वीक शील्डिंग होगी, तो नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा इन इलेक्ट्रॉनों पर? बढ़ जाएगा, इसलिए आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो क्या कारण लिखोगे यहाँ पर? इन दोनों की आयनन ऊर्जा का क्रम जो है जो थोड़ा अलग है। कम होने की जगह थैलियम की आयनन ऊर्जा ज़्यादा है इंडियम से। तो इसका कारण आएगा 4f कक्षकों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। 4f कक्षकों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण ऐसा है। अब यहां पर एक बात और बताते हैं, ग्राफ के द्वारा आपको बताते हैं। देखो यहाँ आयनन ऊर्जाएं प्रथम द्वितीय तृतीय या तीनों का योग और यहाँ पर परमाणु क्रमांक। बोरॉन की आयनन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, उससे कम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से ज़्यादा आयनन ऊर्जा गैलियम की है, फिर इंडियम, और इंडियम से ज़्यादा क्या? गैलियम से भी ज़्यादा आयनन ऊर्जा है थैलियम की। थैलियम की आयनन ऊर्जा केवल बोरॉन से कम है और सबसे ज़्यादा है। तो क्या क्रम होगा इनकी आयनन ऊर्जा का? सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा बोरॉन की, फिर बोरॉन के बाद थैलियम, थैलियम से ज़्यादा, फिर सॉरी थैलियम से कम गैलियम, थैलियम के नीचे गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और सबसे कम इंडियम।
ये आयनन ऊर्जाओं का इनका क्रम रहता है समूह 13 में। प्रथम आयनन ऊर्जा का भी यही है, तीनों आयनन ऊर्जाओं के सम का भी योग यही है। बोरॉन की आयनन ऊर्जाएं बहुत अधिक है, तभी मैंने कहा ना बोरॉन 3 धनायन नहीं बनाएगा। और बोरॉन के इसलिए यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं, सहसंयोजी होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। तो बोरॉन की आयनन ऊर्जा, बोरॉन की आयनन ऊर्जाएं अधिक होने के कारण यह बोरॉन 3 धनायन B3 धनायन नहीं बनाता है। इसके सभी यौगिक सहसंयोजी इसके सभी यौगिक सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन न्यून और लुईस अम्ल होते हैं। अगला गुण देखो इसका, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ये -3 से और +3 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। -3 से और +3 तक इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखी गई हैं। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला गुण इसका घनत्व। तो वर्ग में नीचे जाने पर घनत्व सामान्यतः बढ़ते हैं, क्योंकि परमाणु जो भार है वो परमाणु आयतन की तुलना में अधिक मात्रा में बढ़ता है। तो यहाँ भी घनत्व नीचे जाने पर बढ़ेगा। भार ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा आकार की तुलना में। गलनांक। गलनांक की तुलना करने के लिए जैसे कई प्रकार के इनमें जो लगने वाले बंध हैं उनकी सामर्थ्य देखते हैं। तो बोरॉन का तो गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि इसका जाल के समान और बृहत संरचना होती है। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम का वैसे तो अगर अपन देखें धातुएं हैं सारी, तो धातुओं का आकार बढ़ने से धात्विक बंध सामर्थ्य कम होगी और गलनांक घटना चाहिए। लेकिन गैलियम तक तो घटता है, फिर इंडियम, थैलियम का गलनांक अधिक होता है। बोरॉन का गलनांक अधिक होता है, कारण इसकी
बृहत संरचना होती है जाल के समान। इसमें धात्विक बंध सामर्थ्य कम हो गई तो इसलिए गलनांक घट गया। इंडियम और थैलियम के गलनांक और भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनकी क्लोज पैकिंग बंद संकुलन बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक बहुत कम है, लगभग +30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और क्वथनांक का क्रम बोरॉन का सबसे ज़्यादा है, फिर नीचे जाने पर कम होगा क्योंकि धात्विक बंध सामर्थ्य कम होती जाएगी। इसका क्वथनांक ज़्यादा क्यों है? वही कारण, इसकी बृहत जाल के समान संरचना होती है। इंडियम थैलियम के जो क्वथनांक है वो कम है गैलियम से, इसका क्वथनांक बहुत ज़्यादा है, 2237 डिग्री सेंटीग्रेड या 22 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 2237 है ना, 2237 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक है। गलनांक कम है, क्वथनांक ज़्यादा है, इसलिए इसका उपयोग उच्च ताप नापने वाले थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। सामान्यतः अपन थर्मामीटर बनाने में मरकरी का प्रयोग करते हैं, लेकिन मरकरी का क्वथनांक 500 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है, तो मरकरी उस ताप पर वाष्प में बदल जाएगी, तो उससे ज़्यादा ताप अगर नापना है तो मरकरी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये एक उपयुक्त धातु होगी गैलियम। इसका क्वथनांक बहुत ज़्यादा है, 2237 है, तो इससे इतना तापक्रम तक अपन नाप सकते हैं, इससे ऊपर नहीं नाप सकते क्योंकि इससे या इस ताप पर ये वाष्प में बदल जाएगा। तो गैलियम का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कम और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट अधिक होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। इसका उपयोग उच्च ताप नापने वाले थर्मामीटर बनाने में होता है। बोरॉन की जैसे संरचना देखें अगर, तो B12 परमाणु होंगे इसमें, और इसकी बिन्स फलक आकृति होती है, अंग्रेजी में आइकोसाहेड्रल कहते हैं, बिन्स फलक। इसमें 4 ट्रायंगल बनेंगे और सभी ट्रायंगल के कॉर्नर पर एक एक बोरॉन परमाणु होगा। 2 ट्रायंगल ये बन गए, 2 और बनाएंगे इनके अंदर। एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये 4 ट्रायंगल से बना हुआ होगा बिन्स फलक। ऐसी आकृति होती है इस बोरॉन की। सभी कॉर्नर पर क्या होते हैं? बोरॉन परमाणु। ये 4 मैंने ट्रायंगल बनाए हैं, इन चारों ट्रायंगल के कॉर्नर पर एक एक बोरॉन परमाणु होगा। टोटल 12 बोरॉन परमाणु इसमें होंगे।
ये बिंस फलक आकृति होती है बोरॉन की। तो ये हो गए इनके भौतिक गुण। इसके बाद इनके रासायनिक गुण। तो जैसे बोरॉन जो है, इसको हवा में अगर जलाएं, अगर ये हवा में गर्म करें, तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके बोरॉन का ऑक्साइड बना लेती है। नाइट्रोजन से क्रिया करके ये बोरॉन नाइट्राइड बनाता है। इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहते हैं। इसके ग्रेफाइट की तरह संरचना होती है। सल्फर से क्रिया करके ये सल्फाइड बना लेता है। क्षारों से भी क्रिया कर लेगा क्योंकि अम्लीय प्रकृति का है, और बोरेट बना लेगा NaOH के साथ सोडियम बोरेट। हैलोजन के साथ क्रिया कर लेगा, ये क्या बना लेगा? हैलाइड। ये अमोनिया से भी क्रिया करता है और अमोनिया के साथ भी नाइट्राइड बनाता है। तो ये बोरॉन की प्रॉपर्टी हो गई। एल्यूमिनियम की देखो, लगभग ऐसी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम शो करेगा, थोड़ा बहुत अलग प्रॉपर्टी होंगी। ये भी ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेगा। ये भी हैलोजन के साथ हैलाइड बना लेगा। नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके ये भी नाइट्राइड बनाता है, लेकिन ये नायोनिक नाइट्राइड होता है और ये कोवैलेंट है। अमोनिया के साथ क्रिया करके ये एमाइड बनाएगा, और NaOH डालेंगे अगर इसमें अधिकता में, तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा, इसमें घुल जाएगा, संकुल बन जाएगा ये, और हाइड्रोजन निकलेगी। और एल्यूमिनियम तो अम्ल से भी क्रिया कर लेगा, ये नहीं करेगा अम्ल से क्रिया क्योंकि ये तो खुद अम्ली है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है कुछ। अब अपन इसमें बोरॉन की पहले प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके कुछ कंपाउंड की स्टडी करेंगे। तो पहले बोरॉन। इस बोरॉन के अयस्क देखो आप। पहला अयस्क देखो बोरैक्स, या सुहागा। इस बोरैक्स या सुहागा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O। दूसरा एस किसका? केरनाइट। इसका फॉर्मूला भी कुछ इस तरह का है, बस यहाँ वाटर मॉलिक्यूल अलग होंगे। .4H2O। तीसरा इसका कॉलीमेनाइट। इसका फॉर्मूला होगा Ca2B6O11.5H2O। और इसका चौथा अयस्क है, वो है बोरिक एसिड। H3BO3 ऑर्थोबोरिक अम्ल भी कह देते हैं। इस बोरॉन को अपन बोरैक्स से बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो बोरॉन का जो निष्कर्षण है, बोरॉन की जो प्रिपरेशन है, वो बोरैक्स से करते हैं।
तो बोरॉन का निष्कर्षण जो है बोरेक्स से निम्न 2 पदों में करते हैं। पहला, बोरेक्स से क्या बनाते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड B2O3। बोरेक्स से B2O3 का निर्माण। क्या करते हैं? बोरेक्स का जल में विलयन बना लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। इसके जलीय विलयन में देखो क्या क्या होगा। ये NaOH का और बोरिक अम्ल का लवण है, उसी में टूट जाएगा, इसका जल अपघटन हो जाएगा। NaOH प्लस H3BO3। लेकिन इनको अलग करना बहुत कठिन है क्योंकि ये दोनों फिर रिएक्शन करके ये बनाते रहेंगे। अगर मैं इसमें से इसको हटा दूं NaOH को तो मुझे मिल जाएगा बोरिक एसिड। और NaOH को हटाने के लिए इसमें कोई ना कोई मुझे क्या मिलाना पड़ेगा? अम्ल मिलाना पड़ेगा कोई। तो कोई भी मैं अम्ल डाल दूं। अगर इसमें HCl डाल दिया, जैसे मैंने, अम्ल डालना है मुझे, क्यों? अम्ल इससे रिएक्शन कर लेगा NaOH से, लवण बना लेगा ये NaCl, और प्लस क्या मिलेगा? बोरिक एसिड। अब इसकी घुलनशीलता कम है तो इसके क्रिस्टल बन जाएंगे। तो ये कम घुलनशील है, इसको ठंडा करेंगे तो इसके क्रिस्टल बन जाएंगे। इसको अलग कर लेंगे अपन बोरिक अम्ल को। तो पहले बोरिक अम्ल बना लिया बोरेक्स से। फिर क्या करते हैं? इस बोरिक अम्ल को उच्च ताप पर, बहुत उच्च ताप पर गर्म करते हैं। बोरिक अम्ल को पहले देखो 100 डिग्री पर गर्म करोगे तो इसमें से जल का एक अणु निकल जाएगा और क्या बनेगा? HbO2, मेटाबोरिक अम्ल। मेटाबोरिक एसिड बन जाएगा। फिर अगर इसे और आगे गर्म कर दोगे 160 डिग्री पर, H2B4O7, टेट्राबोरिक अम्ल बन जाएगा। और बहुत अधिक उच्च ताप पर गर्म कर दोगे तो B2O3 बन जाएगा, बोरॉन ट्राइऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड। ये बोरिक अम्ल में से सारे हाइड्रोजन जल के रूप में निकल गए, तब बना है B2O3। तो बोरिक अम्ल का ये एनहाइड्राइड हो गया, जल निकल गए, हाइड्रोजन निकल गए, तो इसलिए इसको बोरॉन ट्राइऑक्साइड तो कहते ही हैं। इसको बोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है तो बोरिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। तो ये बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा आपका। तो पहला पद। दूसरे पद में देखो, इस B2O3 का, बोरिक एनहाइड्राइड का अपचयन कराते हैं। अब अपचयन कराने के लिए अपचायक कोई भी ले सकते हैं जो प्रबल अपचायक हो बोरॉन से। ज़्यादातर धातुएं सब इससे प्रबल अपचायक ही हैं। वैसे अपन देखें तो एस खंड की धातुएं वो ज़्यादा प्रबल अपचायक होती हैं। तो मैं इसका अपचयन सोडियम मैग्नीशियम से भी करा सकता हूं।
सोडियम और मैग्नीशियम बोरॉन ऑक्साइड को बोरॉन में अपचेत कर देंगे और खुद ऑक्सीकृत हो जाएंगे। सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड में, और अगर मैग्नीशियम लिया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में, प्लस क्या मिलेगी, बोरॉन। लेकिन ये सोडियम मैग्नीशियम इस बोरॉन से रिएक्ट भी कर लेंगे, तो कुछ मात्रा में इसमें सोडियम और मैग्नीशियम के बोराइड भी मिल जाएंगे। तो ये शुद्ध बोरॉन नहीं मिलेगी, ये अशुद्ध बोरॉन मिलेगी आपको। 95% तक ही शुद्ध है ये। अशुद्धि किसकी है, मेटल बोराइड की। मेटल यानी धातु। ये बहुत अधिक क्रियाशील धातु हैं, इसलिए बोरॉन से धातु बोराइड बना लेते हैं और इस तरह से अशुद्ध बोरॉन मिलती है। 95% तक ही शुद्ध है, बाकी 5% अशुद्धियां हैं। इसको मॉइसन बोरॉन भी कहते हैं, मॉइसन बोरॉन। शुद्ध बोरॉन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका B2O3 का एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन कराते हैं। एल्यूमिनियम उतना क्रियाशील नहीं है, तो ये बोरॉन से अभिक्रिया नहीं करता, तो यहाँ बन जाएगा एल्यूमिनियम, तो ऑक्साइड बना लेगा और बोरॉन मिल जाएगी। ये शुद्ध बोरॉन है जो कि क्रिस्टलीय अवस्था में रहती है। शुद्ध या क्रिस्टलीय बोरॉन। अच्छा, थोड़ी मात्रा में जो शुद्ध बोरॉन है वो BCl3 का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करा के या Bi3 बोरॉन ट्राई आयोडाइड का ऊष्मीय अपघटन करा के बना सकते हैं। थोड़ी मात्रा में शुद्ध बोरॉन BCl3 के अपचयन द्वारा या Bi3 के ऊष्मीय अपघटन द्वारा बना सकते हैं या बनाते हैं। BCl3 का अपचयन किससे कराएंगे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन BCl3 को बोरॉन में अपचयित कर देगा और शुद्ध बोरॉन मिल जाएगी। और Bi3 को गर्म करेंगे तो ये अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। इसको वैन आर्केल प्रोसेस कहते हैं। ये वान या वैन आर्केल प्रक्रम कहलाता है। किसमें टूट जाएगा ये, बोरॉन प्लस आयोडीन में। तो अपन पढ़ेंगे बोरॉन के कंपाउंड्स के बारे में, बोरॉन के यौगिक। इसका पहला यौगिक पढ़ेंगे अपन बोरैक्स। या सुहागा। या सोडियम
टेट्राबोरेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O, ये इसका फॉर्मूला है। इसकी संरचना पढ़ेंगे अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसकी संरचना देखो क्या होती है। दो वाटर के मॉलिक्यूल संरचना बनाने में यूज आ जाते हैं। B4O5OH का ऑल 4 और .8H2O। इसकी संरचना बस इतने से भाग की बनेगी, चक्रीय संरचना बनेगी इसकी। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, देखो कैसे। बोरॉन, बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन लिंकेज बनेंगी इसमें। एक बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन लिंकेज बीच में बनेगी। सभी जो बोरॉन है इनसे एक एक OH समूह। इन बोरॉन पर जो 4 बॉन्ड बना रहे हैं इन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव चार्ज को अपन यहां लगा देते हैं और बाहर कितने Na+ आ जाएंगे? 2। और 8 वाटर मॉलिक्यूल जो जालक बनेगा ना इन दोनों के बीच में, क्रिस्टल जालक, Na+ और इस पूरे नेगेटिव आयन के बीच में, उसमें बीच में जो खाली जगह रहेंगी, अंतराकाशीय रिक्तियां, वहां 8 जल के अणु फंसे रहेंगे। इस बोरॉन पर संकरण देखो कौन सा होगा? sp3। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। ये प्लेन में नहीं रहेगा और इसके पास बैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके साथ पश्च बंधन भी नहीं करेंगे। इसी तरह इस पर भी sp3 संकरण। इस बोरॉन पर sp2 और इस बोरॉन पर sp2 संकरण। इन पर बैकेंट ऑर्बिटल भी है इस बोरॉन पर, तो ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग कर लेगा। ऐसे ही यहाँ बैक बॉन्डिंग। तो एक तो सभी बोरॉन इसमें एक तल में नहीं है, ये दोनों बोरॉन तल के बाहर, ये तल में। इन पर sp3 संकरण, इन पर sp2। सभी बोरॉन ऑक्सीजन बंध लंबाइयां समान नहीं है। इनमें पश्च बंधन नहीं होगा, डबल बॉन्ड के, पाई बॉन्ड के करैक्टर नहीं आएंगे। ये बंध लंबाइयां बड़ी होंगी और इनमें पश्च बंधन होगा। पश्च बंधन के कारण डबल बॉन्ड के करैक्टर आएंगे और ये वाली बंध लंबाइयां छोटी होंगी। तो ये बोरेक्स की संरचना पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिपरेशन, बनाने की विधि। कॉलिमेनाइट जो है BCA2B6O11.5H2O, इस पर सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे तो बोरेक्स बन जाएगा। प्लस CaCO3 प्लस H2O।
इस तरह से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। एक और इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है बोरैक्स बीड टेस्ट, अंग्रेजी में सुहागा मन का परीक्षण। सुहागा मन का परीक्षण। बोरैक्स बीड टेस्ट, ये जो परीक्षण है वो संक्रमण धातुएं या डी खंड की धातुओं के लिए लगाया जाता है, उनकी पहचान करने के लिए लगाया जाता है। यह परीक्षण डी खंड की या फिर संक्रमण धातुओं की पहचान करने के लिए लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो संक्रमण धातुएं हैं, ये बोरैक्स की जो बीड बनती है उसके साथ रंगीन यानी कलर्ड मेटाबोरेट बनाते हैं। संक्रमण धातुएं बोरैक्स बीड के साथ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। रंगीन कलर्ड मेटाबोरेट बनाते हैं। परीक्षण कैसे करते हैं? ये कि एक प्लेटिनम वायर का क्या बना लेते हैं, ये लूप, और इसमें बोरैक्स डाल देते हैं। और इसे गर्म करते हैं। तो क्या होता है गर्म करने पर? ये जो बोरैक्स है ये अपघटित हो जाता है और एक रंगहीन पारदर्शी बीड बन जाती है। ये क्या बन गई है? रंगहीन पारदर्शी क्या बन गई है? ये बीड।
फिर क्या करते हैं, इसमें संक्रमण धातु का यौगिक मिला देते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट मिला दिया, फिर गर्म करेंगे तो जो रंगहीन पारदर्शी बीड बनी है, ये रंगीन बीड में बदल जाएगी। ये क्या बन जाएगा, यहाँ रंगीन मेटाबोरेट बन जाएगा। रंगीन मेटाबोरेट बन जाएगा। अलग अलग धातुएं अलग अलग रंग का मेटाबोरेट बनाएंगी, उससे उन धातु की पहचान कर लेंगे। क्या होगा, जैसे आपने ये बोरेक्स लिया, ये बोरेक्स लिया है आपने इसमें ये, और इसको गर्म किया, तो गर्म करने पर ये बोरेक्स अपघटित होगा और एक सोडियम मेटाबोरेट बनाएगा और प्लस बोरिक एनहाइड्राइड। ये सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड, और इन दोनों की क्या बनेगी, ये वाली रंगहीन जो पारदर्शी ये बीड बनी है ना, वो इसकी बनेगी, इन दोनों पदार्थों की। रंगहीन पारदर्शी बीड, बीड यानी मनका, इन दोनों की बनेगी। अब आपने जैसे इसमें कॉपर का सल्फेट डाला और गरम किया, ये डाला ना कॉपर सल्फेट, और इसको गरम किया, गरम करने पर ये कॉपर का सल्फेट टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में और SO3 में। और फिर जो ये कॉपर का ऑक्साइड बना है, ये B2O3 यानी बोरिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा। ये नेचर में कैसा है, क्षारीय है, मेटल का ऑक्साइड है। ये नेचर में अम्लीय है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ये इसको ऑक्साइड आयन दे देगा और क्या बनाएगा, कॉपर का मेटाबोरेट। मेटाबोरेट आयन होता है BO2 और माइनस, ये कॉपर मेटाबोरेट बन जाएगा। और इसका कलर कैसा होगा, ये नीले रंग का होगा, कॉपर का मेटाबोरेट, नीले रंग का मेटाबोरेट बनाएगा कॉपर, है ना। आप और भी कोई मेटल ले सकते हो, सभी मेटल अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के मेटाबोरेट बनाएंगे। क्रोमियम ले लो, क्रोमियम का कोई लवण ले लो, क्रोमियम का सल्फेट ले लो, चलो गरम किया, पहले अपघटित हो गया क्रोमियम ऑक्साइड में प्लस SO3 में, फिर ये क्रोमियम का ऑक्साइड फिर रिएक्ट करेगा B2O3 से। ये कैसा है, नेचर में क्षारीय और ये अम्लीय। क्या बना लेगा ये, ये ऑक्साइड आयन दे देगा इसको,
क्रोमियम का ये मेटाबोरेट बन जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा BO2 का होल थ्राइस, क्रोमियम मेटाबोरेट। और इसका कैसा रंग होगा? ये हरे रंग का होगा। तो इस तरह से अलग अलग धातुएं अलग अलग कलर के मेटाबोरेट बनाएंगी, है ना। कुछ धातुएं रंगहीन मेटाबोरेट भी बनाती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे मेटाबोरेट ही कलर्ड हो। जिनके रंगीन मेटाबोरेट बनेंगे अपन उन्हीं की पहचान कर सकते हैं। जैसे कुछ धातु और मेटाबोरेट का रंग, और किसमें? ठंडी ऑक्सीकारक ज्वाला में, ठंडी ऑक्सीकारक ज्वाला में रंग। जैसे कॉपर, इसके मेटाबोरेट का कैसा रंग होगा? नीला। कोबाल्ट, इसके मेटाबोरेट का रंग भी नीला। क्रोमियम, क्रोमियम के मेटाबोरेट का रंग हरा। आयरन, आयरन के मेटाबोरेट का रंग पीला। Ni, निकल, निकल के मेटाबोरेट का रंग भूरा। मैग्नीज, मैग्नीज के मेटाबोरेट का रंग बैगनी। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट धातुओं के मेटाबोरेट के रंग लिख दिए ठंडी ऑक्सीकारक ज्वाला में। तो ये बोरैक्स के बारे में ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बोरॉन के कंपाउंड्स में अपन ने बोरैक्स पढ़ लिया। नेक्स्ट कंपाउंड अपन पढ़ेंगे इसमें बोरिक एसिड। बोरिक एसिड यानी बोरिक अम्ल। इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। ऑर्थोबोरिक अम्ल भी कहते हैं इसको, ऑर्थो बोरिक अम्ल। इसकी प्रिपरेशन वैसे तो अपन ने पढ़ ली, फिर भी देख लो प्रिपरेशन। पहली प्रिपरेशन इसकी बोरैक्स से। मैंने बताया था बोरैक्स का अगर अपन जली विलयन बना लें और इसके जली विलयन में क्या क्या होगा? बोरिक अम्ल और NaOH। अगर इसको मैं किसी अम्ल से उदासीन कर दूं, इसमें कोई अम्ल मिला दें, CO2 डाल दें, HCl डाल दें, H2SO4 डाल दें, कोई भी अम्ल डाल दो, वो अम्ल क्या करेगा? इस NaOH को उदासीन कर देगा, इसके साथ लवण बना लेगा। तो क्या बच जाएगा? बोरिक अम्ल। और इस बोरिक अम्ल के क्या है, विलेयता कम होती है, तो इसके क्रिस्टल बन जाएंगे, इन्हें छान के अपन अलग कर लेंगे। दूसरी जो बनाने की इसकी विधियां हैं वो हैं बोरॉन के यौगिकों द्वारा।
बोरॉन के सभी यौगिक लुईस अम्ल होते हैं और ये जल अपघटन पर बोरिक अम्ल बना देते हैं। तो बोरॉन के सभी यौगिक जल अपघटन पर बोरिक अम्ल देते हैं। कोई भी यौगिक ले लो बोरॉन का, जैसे बोरॉन के हैलाइड ले लो, ये BX3, X यहाँ कोई भी हैलोजन है, BF3, BCl3, BBr3 और Bi3, ये बोरॉन के हैलाइड हैं। इसमें बैक बॉन्डिंग बहुत प्रभावी होती है क्योंकि 2p ओवरलैपिंग होती है। तो ये अपना लोन पेयर इसको बोरॉन को दे देता है फ्लोरीन, जिससे इसकी अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाती है। और इधर जाने पर जैसे 2p ओवरलैपिंग या 2p बैक बॉन्डिंग, फिर 2p 3p 2p 4p 2p 5p, तो बैक बॉन्डिंग कमजोर पड़ती जाती है, तो इसलिए अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती जाती है। इधर जाने पर क्या होगा, अम्लीय जो सामर्थ्य है इनकी वो बढ़ जाएगी, और अम्लीय सामर्थ्य बढ़ने से जल अपघटन की जो दर है वो भी बढ़ जाएगी। जल अपघटन की दर इनकी बढ़ती जाएगी। इसका जल अपघटन जल्दी नहीं होगा, इसका जल्दी होगा। क्या बनेगा, जल अपघटन कराएंगे, ये तो लुईस अम्ल की तरह काम करेगा, ये लुईस क्षार की तरह, और ये इस पर अटैक करके यहाँ से हैलोजनों को भगा देगा, और ये BX बॉन्ड टूट जाएगा और उसकी जगह X की जगह OH आ जाएगा। क्या बन जाएगा, H3BO3, 3 OH आ जाएंगे, बोरिक अम्ल या ऑर्थोबोरिक अम्ल, और हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएगा। अच्छा, BF3 का जब जल अपघटन कराएंगे तो H3BO3 बनेगा और 3 HF निकलेंगे। ये 3 HF फिर रिएक्शन कर लेंगे BF3 के अगले अणु से, इसको फ्लोराइड दे देगा ये, और क्या बना लेंगे, ये 3 BF3 से रिएक्ट करेंगे। ये अब अच्छा लुईस बेस है इसकी तुलना में, वाटर की तुलना में HF अच्छा लुईस बेस है, इसलिए पहले अब HF अटैक करेगा, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तब वाटर अटैक करेगा। क्या बना लेंगे, 3HBF4, फ्लोरो बोरिक एसिड बन जाएगा, ये फ्लोरो बोरिक एसिड। इसी तरह डाइबोरेन ले लो, B2H6, ये भी लुईस अम्ल होता है, और इस पर भी जल की रिएक्शन कराते हैं तो इसका जल अपघटन होता है, ऑक्सीजन अटैक करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, और हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप आ जाएंगे, H3BO3 बोरिक अम्ल बन जाएंगे और हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो ये बोरिक अम्ल के बनाने की विधियां हो गई। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।